बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद जावेद राकीज़र और आपको राकीज़र उर्दू में खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, आपने जनरल कमर जावेद बाजवा जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ है इनसे और इनसे पहले जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ से जनरल रहील शरीफ, इनसे सुना होगा कि ये अक्सर अपनी तकरीरों में ये अल्फाज दोहराते थे कि चाहे प्रॉक्सी वॉर हो, हाइब्रिड वॉर हो या फिफ्थ जनरेशन वॉर या इवन कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन हो, हम भारत से हर मुकाबले के लिए तैयार हैं। अब ये कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन क्या चीज़ है? देखिए नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान और भारत दोनों के पास एटॉमिक बॉम्ब्स हैं। दुनिया में इस वक्त 9 कंट्रीज़ हैं जिनके पास ये सलाहियत मौजूद है, जिसमें 8 ममालिक तो उन्होंने डिक्लेयर किया हुआ है, लेकिन जो 9वां ममालिक है वो है इसराइल। इसराइल ने इसको अभी डिक्लेयर नहीं किया, लेकिन उसके पास ये टेक्नोलॉजी है, उसके पास एटॉमिक बॉम्ब है। अब ये है कि भारत और पाकिस्तान दोनों के पास एटॉमिक बॉम्ब है और दोनों एक बैलेंस ऑफ पावर है। लेकिन अब क्या होगा कि हर मुल्क की, यानी कि पाकिस्तान की और भारत की दोनों की कोशिश ये होगी कि वो दूसरे ममालिक से सुपरसीड करें, यानी कि एटॉमिक बॉम्ब से कोई मज़ीद जदीद टेक्नोलॉजी, जदीद स्ट्रेटजी लेकर आई जाए। कि मिसाल के तौर पे कि अगर एटम बम को चलाने के लिए 4.5 से 5 दिन का टाइम रिक्वायर है, तो अब क्या होगा, भारत और पाकिस्तान की कोशिश ये होगी कि एटम बम चलाने से पहले हम कोई ऐसी स्ट्रेटजी बना लें, ऐसी टेक्नोलॉजी ले आएँ कि हमें 2-3 दिन के अंदर हम दुश्मन पर अटैक कर सकें। तो यही कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन है। इसका मतलब ये है कि अगर पाकिस्तान एटम बम चलाने की कोशिश करेगा तो भारत इतनी तेज़ी से पाकिस्तान पर हमला करेगा कि पाकिस्तान को उठने का मौका नहीं मिलेगा, अल्लाह ना करे, यानी कि मफलूज होकर रह जाएगा। यानी कि भारत 4.5 से 5 दिन से पहले ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसी स्ट्रेटजी के जरिए पाकिस्तान को तबाह करने की कोशिश करेगा। यही कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन है कि भारत अपने दुश्मन पर, यानी कि बड़ी ताकत से और बड़ा एक सडन, विदाउट एनी इंफॉर्मेशन पाकिस्तान पर वो हमला कर सकेगा और पाकिस्तान को अल्लाह ना करे कि वो पाकिस्तान को तबाह कर सकेगा। अब भारत को ये कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन की स्ट्रेटजी को इस्तेमाल करने के लिए पाकिस्तान पर उसको 48 से 70 घंटे का टाइम रिक्वायर है। यानी कि अपनी फ़ौजों को इकट्ठा करेगा, उनकी पोजीशनिंग करेगा, अपने इक्विपमेंट्स को लाकर उधर अपने तैनात करेगा और उसके बाद ये टाइम उन्होंने कैलकुलेट किया है कि जो कि 48 से 70 घंटे, यानी कि ये 2 से 3 दिन बनते हैं। तो भारत ने पाकिस्तान के जो पंजाब है, पंजाब के बॉर्डर से तकरीबन 60 किलोमीटर के फासले पर इसको नस्ब किया हुआ है, इसको इंस्टॉल किया हुआ है और इस पर $90 बिलियन का खर्चा आया है। ये इतना बड़ी अमाउंट है कि पाकिस्तान का कर्जा 1947 से लेकर अब तक तकरीबन $100 बिलियन के करीब है। तो ये भारत को बहुत, इस पे भारत फ़ख्र करता है कि उसने एटम बम का तोड़ निकाल लिया है कि अगर जंग हुई तो हम पाकिस्तान को, अल्लाह ना करे, पाकिस्तान को हम मज़ा चखा सकते हैं, पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर सकते हैं। अब ये कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन निकली कहाँ से? एक्चुअली ये भारत ने इसराइल से ली है। इसराइल ने यही सेम कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन इस्तेमाल की थी 1967 की वॉर में, जब इसराइल की अरब ममालिक, यानी कि 3 अरब ममालिक थे जिसमें जॉर्डन, इजिप्ट और सीरिया था, इनके साथ इसराइल की जंग हुई थी। अरब ममालिक टोटल 22 ममालिक हैं, उनमें से सबसे ज़्यादा जो फौजी ताकत थी वो मिस्र के पास थी। और मिस्र के लोग क्या थे, इनकी फ़ौज और लोग ये ईद की छुट्टियों में मसरूफ़ थे। तो इसराइल ने जो मिस्र के 350 के करीब जो इनके जंगी जहाज़ से, उनको इसराइल ने 1 गो में तबाह बर्बाद करके रख दिया। तो अरब ममालिक, इन 3 अरब ममालिक की रीढ़ की हड्डी जो थी वो इसराइल ने तोड़ कर रख दी। तो इसराइल ने ये जंग 6 दिन के अंदर जीती। तो इसराइल ने ये टेक्नोलॉजी कहाँ से ली? बेसिकली इसराइल इंस्पायर था जर्मन फोर्सेस से। जर्मन की जो फौजी ताकत थी, फौज थी, वो क्या करती थी, यही कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन उन्होंने 1945 में, जो दूसरी जंग अजीम थी WW2 में, उन्होंने इस्तेमाल की। ये लोग क्या करते थे, जर्मन की फ़ौज के इतनी तेज़ी से ये मोबिलाइज होते थे, अपने इक्विपमेंट्स को, हथियारों को और अपनी फ़ौज को ये इतना तेज़ी से इकट्ठे होकर दुश्मन पर मुख्तलिफ अंदाज से अटैक करते थे। रशिया और उसके जो अलाइज थे उनको समझ नहीं आती थी कि ये जर्मन की जो फ़ौजें थी रातों रात जाती थी और उनके शहरों को तबाह बर्बाद करके रख देती थी। तो अब देखिए भारत को इस स्ट्रेटजी की ज़रूरत क्यों पेश आई। देखिए भारत में 2001 में, वेरी आफ्टर 9/11, भारत में उसकी पार्लियामेंट पर अटैक हुआ। कुछ दहशतगर्दों ने, जो कि बाद में साबित हुआ कि भारत के अंदर से ही ये लोगों ने किया था, भारत का प्री प्लान था ये।
तो जब अटैक हुआ तो भारत मफलूज होकर रह गया। भारत के फौजी मोबिलाइज नहीं हो पाए, वो अपने हथियार इकट्ठे नहीं कर पाए और वो एक्शन नहीं कर पाए। तो क्या हुआ, भारत ने फिर इस चीज़ पे सोचना शुरू किया। फिर यूएस ने और इसराइल ने भारत की मदद की। तो बेसिकली भारत ने कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन 2011 में हासिल कर ली थी, लेकिन इन्होंने इसको जाहिर नहीं किया, एक्सपोज नहीं किया, छुपाते रहे। आखिरकार 2017 में भारत के आर्मी चीफ ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि यस, हमारे पास प्रोएक्टिव डॉक्ट्रिन है जिसको कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन कहते हैं। तो नाज़रीन, जर्मन फोर्सेस जो 1945 की जो वर्ल्ड वॉर 2 में जिस स्ट्रेटजी के तहत वो जाके रशिया और उसके अलाइज को रातों रात उनके शहरों को उड़ा देते थे, अपने आप को, अपने फौजियों को, अपने इक्विपमेंट्स को मोबिलाइज करके एक स्ट्रेटजी के तहत, एक प्लानिंग के तहत, उस स्ट्रेटजी को जर्मन लैंग्वेज में ब्लिट्जक्रेग स्ट्रेटजी कहा जाता है। ये ब्लिट्जक्रेग स्ट्रेटजी का मतलब है कि बिजली की तरह तेज़, यानी कि इतनी तेज़ी से वो अपने दुश्मन पर हमला आवर होते थे, यानी कि सडनली और वेरी क्विकली, कि दुश्मन को समझ नहीं आती थी। रशिया जब सुबह होती थी तो रशिया और उनकी जो अलाइज है उनको समझ नहीं आती थी कि हमारे साथ हुआ क्या है। तो ये कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन इसको कहते हैं, जो अभी भारत ने अडॉप्ट की है। अब वो पाकिस्तान से सुपरसीड कर गया और उसको फ़ख्र था कि हम पाकिस्तान के एटम बम चलाने से पहले पाकिस्तान पर विदाउट प्रायर इंफॉर्मेशन, कोई उसको इन्फॉर्म किए बगैर, कोई इतला दिए बगैर, हम वेरी क्विकली और वेरी रैपिडली पाकिस्तान पर अटैक करेंगे और इतना पावरफुल अटैक होगा कि पाकिस्तान को अल्लाह ना करे उठने का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन भारत की यह गलत फहमी थी। क्या हुआ नाज़रीन, कि पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस को ये चैलेंज था कि हमने भी ज़ाहिर भारत के मुकाबले में अपने आप को वेल इक्विप्ड करना है, अपने इक्विपमेंट्स को जदीद करना है ताकि भारत का मुकाबला किया जा सके। क्योंकि आपको पता है भारत के पीछे अमेरिका, इसराइल, पूरा यूरोप है। तो क्या हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस ने, पाकिस्तान के साइंसदानों ने, इंजीनियर्स ने दिन रात मेहनत की और एक ऐसा शाहकार इजाद कर लिया कि भारत सर पकड़ कर बैठ गया। नाज़रीन, उसका नाम है नसर मिसाइल। ये पाकिस्तान ने जनवरी 2019 में इसका कामयाब तजर्बा किया। इसकी खसूसियत ये है कि ये शॉर्ट रेंज मिसाइल है और ये 70 किलोमीटर तक ये मार करता है। तो अब क्या हुआ कि नसर मिसाइल छोटे छोटे जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं, एटम बॉम्ब्स हैं, ये वारफेयर के तौर पर लेके जाने की सलाहियत रखता है और भारत के तमाम शहरों को ये निशाने पर रख सकता है। और भारत की कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन से पहले, उससे पहले ये भारत को, अगर जंग हुई तो भारत को तबाह बर्बाद कर सकता है। तो नाज़रीन, इसी के बारे में जब नसर मिसाइल का कामयाब तजर्बा किया गया तो पूरी दुनिया की अखबारों ने, यूरोप की और अमेरिका की अखबारों ने भारत का मजाक उड़ाया कि भारत की कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन पर पाकिस्तान के नसर मिसाइल ने गर्म पानी फेर दिया। ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा धचका था और भारत को समझ नहीं आई कि हमने $90 बिलियन इतनी बड़ी अमाउंट खर्च की, उसके बावजूद पाकिस्तान ने हमारा इस चीज़ का तोड़ निकाल लिया कि अगर वो 2 से 3 दिन के अंदर पाकिस्तान पर अटैक करने का कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन के ज़रिए स्ट्रैटेजी के तहत पाकिस्तान पर हमला करता है तो पाकिस्तान का जो नसर मिसाइल है उससे पहले भारत के तमाम शहरों को निशाने पर रख सकता है। तो ये इतनी बड़ी कामयाबी थी कि भारत को दोबारा सर उठाने का मौका नहीं मिला। फिर क्या हुआ, भारत ने प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया। उसने कहा कि ऐसे छोटे हथियार जो है वो पूरी दुनिया के लिए ख़तरनाक है, कि ये छोटे हथियार दहशतगर्दों के हाथ लग सकते हैं, इसलिए पाकिस्तान पर बैन किया जाए, इन हथियारों को बैन किया जाए। लेकिन पूरी दुनिया समझ चुकी थी कि भारत झूठ बोल रहा है और पाकिस्तान के जो मिसाइल हैं, पाकिस्तान का जो एटॉमिक बॉम्ब है, ये पाकिस्तान की हिफाजत के लिए, पाकिस्तान की आवाम की हिफाजत के लिए। तो हमें अफसोस से कहना पड़ता है कि भारत ने $90 बिलियन तो खर्च कर दिया। भारत $3 ट्रिलियन की इकॉनमी बन रहा है और भारत ख्वाब देख रहा है कि दुनिया की तीसरी बड़ी मईशत बन जाए, $5 ट्रिलियन की इकॉनमी 2025 तक बन जाए। पहले नंबर पर अमेरिका है, दूसरे पर चाइना और तीसरे पर $4.5 ट्रिलियन के साथ जापान है। लेकिन भारत उसको सुपरसीड करना चाह रहा है, $5 ट्रिलियन की इकॉनमी बनना चाह रहा है, दुनिया की तीसरी बड़ी मईशत। लेकिन अफसोस से कहना पड़ रहा है कि भारत अपनी ह्यूमन कैपिटल पर खर्च नहीं करता। अपने मुल्क में, उसके मुल्क में 70% लोगों के पास टॉयलेट नहीं है। तो हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ आप पहले अपने लोगों पर ध्यान दें और फिर उसके बाद आप जंगी जुनून में शामिल हों। ये भारत के जंगी जुनून से
पूरे खित्ते को ख़तरा है, तो भारत को इससे बाज रहना चाहिए। इधर आपको एक बात बता दें नाजरीन कि भारत हमेशा वही जंग लड़ने की कोशिश करता है, वही जंग लड़ता है, उसी मैदान जंग में उतरता है जिसमें उसको एश्योरेंस मिल चुकी होती है। नाज़रीन, ये बात बहुत गौर से सुनिएगा कि भारत उस जंग में हाथ डालता है, उस जंग में कूदता है जिसको उसकी एश्योरेंस मिल चुकी होती है अमेरिका की तरफ से, यूरोप की तरफ से और इसराइल की तरफ से। आप 71 की वॉर की मिसाल ले लीजिए कि भारत को पूरी एश्योरेंस थी कि ये जंग तुम ही जीतोगे, तो भारत ने वो फिर जंग लड़ी। तो आपको बताने का मकसद ये है कि भारत की फ़ौज में चाइना के साथ लड़ने की सलाहियत नहीं है, जो आजकल लद्दाख में और दूसरे इलाकों में झड़पें हो रही हैं चाइना और भारत की। तो एक्सपर्ट्स कहते हैं कि भारत की फ़ौज में इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो चाइना जैसी इतनी बड़ी ताकत के साथ लड़ सके। आपको मिसाल देते हैं कि भारत की और चाइना की जब 1962 की जंग हुई तो भारत के फ़ौजी उधर से जूती छोड़कर भाग गए और तमाम इंटरनेशनल मीडिया ने भारत की जो फ़ौज थी उनकी जूतियों के मीनार बनाकर दिखाए कि ये देखिए इतनी भारत की फ़ौज ने बुज़दिली दिखाई कि वो भाग गई है चाइनी फ़ौज से डरकर। तो भारत को ये जहन में रखना चाहिए कि पाकिस्तान बैटल हार्डेंड फ़ौज है। पाकिस्तान पिछले 15 से 20 साल से जंग लड़ रही है पाकिस्तानी फ़ौज। तो भारत को देखना चाहिए, उनके खुद फौजी जर्नैल कहते हैं कि वो 71 के वार के बाद कोई जंग नहीं लड़े। तो भारत को ये महसूस करना चाहिए कि वो पाकिस्तान के साथ जंग नहीं लड़ सकता, उसको वेल इक्विप्ड होना पड़ेगा। तो पाकिस्तान ने कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन का भी तोड़ निकाल लिया जो कि नसर मिसाइल है। तो आखिर पर पाकिस्तान के जो फौजी जर्नैल हैं वो बार बार भारत को बता रहे हैं कि हम हर तरह की, चाहे प्रॉक्सी वॉर हो, चाहे 5th जनरेशन वॉर हो, चाहे हाइब्रिड वॉर हो, या इवन ये कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन हो, इसके अलावा कोई और भी डॉक्ट्रिन हो, चाहे वो अजीत दोवल डॉक्ट्रिन हो, पाकिस्तानी फ़ौज हर वक्त उनके लिए तैयार है और पाकिस्तान की फ़ौज को उनसे निपटना आता है। तो नाज़रीन, उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में यकीनन नई इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो आप हमें फ़ीडबैक इसका लाजमी दीजिएगा कमेंट्स में। तो अगली वीडियो तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।